दिल्ली असेंबली इलेक्शन में ओखला की सीट पर सबसे ज़्यादा बात की जा रही है। उसकी वजह ये है कि ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग जामिया नगर इलाके में रहते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ओखला असेंबली इलेक्शन में खुद भी हिस्सा ले चुके हैं और जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं। इरफानुल्लाह खान साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक़्त दिया। जी, अ, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। आपने तशरीफ़ लाए यहाँ। मैं सीधा ओखला के इलेक्शन पर ही आता हूँ कि अभी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जी। आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए इलेक्शन मुझे खुशी है कि अभी तक बखूबी चल रहा है, पूरा कैंपेन हुआ है और बहुत कायदे से हुआ है और बहुत ही इश्यूज़ को भी लोग सामने लाए हैं और चीज़ें सामने आई हैं और कल जो लास्ट था, डे था, जिसमें इलेक्शन की कैंपेन ख़त्म हुई है, तो मुझे लगता है अभी तक तो ठीक है इलेक्शन और बहुत पीसफुल तरीके से बल्कि अमन व अमान में इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है कि इलेक्शन जो है अपने सही रुख पर जा रहा है। जी। और क्योंकि ये इंतखाब होता है, एक इलेक्शन होता है, चूज़ करना होता है किसी को, पार्टी को भी चूज़ करना होता है और कैंडिडेट को भी चूज़ करना होता है और दोनों ही चीज़ों को सामने रखकर लोग अपना फैसला करते हैं और वो अपना वोट डालते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों ने अपनी बात रख दी है, अपने मंशूर रख दिए हैं, आवाम के सामने सारी चीज़ें हैं, आवाम के सामने नुमाइंदे भी हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें फैसला करने में अब आसानी होगी और आसानी के साथ वो अपने खुले ज़हन के साथ फ्री फेयर इलेक्शन जिसे कहते हैं, उसको सामने रखते हुए आज़ादी के साथ अपने हक़ का इस्तेमाल करेंगे और बेहतर अंदाज़ में करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि ओखला में बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, एक क्रीम रहती है यहाँ पर। मैं तो ये कहता हूँ ये मिनी हिंदुस्तान है। अगर आप देखेंगे तो कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं है हिंदुस्तान का जिनके लोग यहाँ आबाद ना हों। तो मुझे लगता है कि जब इतनी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ आए हैं लोग, दिल्ली में बसे हैं, ओखला में बसे हैं, जामिया नगर में बसे हैं, तो वो अपने इज़हार ख़याल जो होगा वोट की शक्ल में, वो बहुत ही बेहतर अंदाज़ में करेंगे, जिसके दूररस नताइज भी निकलेंगे। जी। एक ख़ास बात यहाँ मुस्लिम वोटों की तक़सीम के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि मुस्लिम वोटों की तक़सीम होगी। मैं उस सवाल पर आऊँ उससे पहले मेरे पास एक ये जो अ, अवामी एजेंडा जो आपकी तरफ से आया था जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी से, यहाँ के जो मसाइल और इश्यूज़ हैं, इन पर बात की गई थी और ये था कि तमाम लीडरान के पास इन मौज़ूआत को लेकर जाएँगे। क्या इन मौज़ूआत पर किसी तरह से बात हो सकी? कोई भी उम्मीदवार इस पर गौर कर रहा है या इस सिलसिले में किसी से कोई बात हो सकी? नहीं देखिए, ये बदकिस्मती है इस इलाके की जी। या हमारे जैसे इलाकों की बहुत बदकिस्मती होती है कि इलेक्शन इशू बेस्ड हो नहीं पाता। हुँ। हम लोगों ने 4-5 महीने पहले कोशिश की थी और उसमें काफ़ी लोग शामिल हुए थे इलाके के बहुत ज़िम्मेदारान कि एक एजेंडा तैयार होना चाहिए, अवामी एजेंडा, और हम लोगों ने तैयार भी किया हुँ। और उसके पोस्टर्स भी आए, चश्मा हुए, सब जगह उसको हम लोगों ने लोगों के सामने भी रखा, उस पे डिस्कशंस भी हुए हैं। हुँ, हुँ। तो लेकिन वो एजेंडा तो अपनी जगह है और वो इश्यूज़ हैं और वो बहुत अहम इश्यूज़ हैं इलाके के लिए। क्योंकि इलाके का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, इलाके के अंदर अगर अमन-ओ-अमान नहीं रहेगा और इलाके के अंदर ऐसी फ़िज़ा कायम नहीं होगी जहाँ हमारे बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, हुँ। उनके पढ़ाई का माहौल उन्हें मिल सके, तो मुझे लगता है कि इलाके के लिए ये एक तरह का एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है उस इलाके के लिए। तो हम लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया था, लेकिन उस एजेंडे पे बात तो हो रही है, हम लोग तो कर रहे हैं बात, जी। लेकिन पार्टियां तो अपने मंशूर पे बात करती हैं और जो नुमाइंदे होते हैं वो अपने लेवल पर बात करते हैं और उसको ज़ाती इलेक्शन बना देते हैं। ये ज़ातियात का इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन ये इश्यूज़ पे होना चाहिए, ज़ात पर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज़ात से ऊपर उठकर इस इलेक्शन को हमें देखना चाहिए जी। और इशू बेस्ड होना चाहिए और इश्यूज़ पर ही बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इलाका एक तरफ तो उसमें ज़ुबूहाली है बहुत बड़े पैमाने पर, जी। डेवलपमेंट तो ना के बराबर है और ख़स्ता हालत है पूरी हर पूरे सब उसके इलाके की, पूरे इलाके हुँ। की। तो उस तरफ तो तवज्जो देनी ही देनी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ जामिया नगर में हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी यहाँ है और लोग यहाँ मिल्लत की सारी तंजीमें हैं, हुँ। तो एक मिली सोच भी है इस इलाके की।
मिल्लत की तरफ भी उनकी नज़र रहती है, पूरे मुल्क की तरफ नज़र रहती है, और मुल्क ही नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अगर कोई चीज़ सरज़द होती है तो यहाँ के लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये दोनों लेवल पे यहाँ इलेक्शन होता है। हमारे इलाके के मसाइल भी हैं, स्टेट के मसाइल भी हैं, और मिल्लत के मसाइल भी हैं। तो जी। लिहाज़ा सबको मिलाकर ही यहाँ लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, और उसी तरफ ये इलेक्शन मुझे लगता है जा रहा है, जिसमें मिल्लत की सोच, मिल्लत से हमदर्दी, मिल्लत से मोहब्बत, और मिली मसाइल और अपने इलाके के मसाइल, दोनों को सामने रख कर ही यहाँ लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आवाम इसमें बेदार हो गई है कि हमें दोनों नहज पर अपना काम करना है, अपना फैसला देना है। जी। हर इलेक्शन में आम तौर पर देखने को मिलता है कि आप भी 2013 में जब मैदान में थे, उस वक़्त भी एक इस तरह की बातें चली और हमेशा हर इलेक्शन में कि मुस्लिम वोटों की तक़सीम हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। ये मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों की तरफ से ये बातें कही जाती हैं। हालाँकि आपका जो इलेक्शन था उसको हमने बारीकी से देखा है। आपके यहाँ से इस तरह के कोई मौज़ूआत या इश्यूज़ नहीं या मुद्दा नहीं बनाया गया कि मतलब बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। आपने मुद्दों की बुनियाद पर जिस पर हम बात कर रहे थे, उस पर आपने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन उसके अलावा और जो दूसरे उम्मीदवार थे, उन्होंने भी इन बातों को मुद्दा बनाया था कि बीजेपी आ जाएगी। ये क्या है बीजेपी का खौफ कितना है? और अब 2008 से लेके 2015, 2013, 2020 हो गया, 2025 में ये खौफ कितना देख रहे हैं आप? देखिए, 2025 में ये खौफ कम हुआ है। अब बहुत सी चीज़ों के लोग आदी हो गए हैं। अब ये कहें बीजेपी आ जाएगी तो सेंटर में तो बीजेपी है, सेंटर में तो मोदी सरकार है, और इस मुल्क की जो अक्सरियत है सूबों की, उसमें बीजेपी की सरकार है। तो लिहाजा बज़ोर ताकत तो नहीं रोक सकते किसी को। हुँ, आपका दिल चाहता है कि भई हाँ, ना आए, लेकिन सारी बातें दिल की मानी तो नहीं जाती हैं। इसलिए हमें इश्यूज़ पर लोगों को तैयार करना चाहिए, और नेगेटिव सोच को किनारे रखना चाहिए। ये नेगेटिव सोच है, 70-75 साल में हमने इसी सोच की वजह से कुछ पाया नहीं है इस मुल्क में। जब तक हमें सियासी खुदमुख्तारी हासिल नहीं होगी, जब तक एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा हमें, हमारे वोटर्स की कीमत नहीं होगी, बेकीमत हम अगर हो जाएँगे, उसका कोई वज़न नहीं रहेगा, तो इसी तरह की बातें आती हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग ये बात करते हैं कि बीजेपी आ जाएगी या बीजेपी जीत जाएगी, तो 1 सीट पर, 2 सीट पर, 4 सीट पर अगर इस तरह की फ़िज़ा आप बनाते हैं, तो एक तो इससे बड़ा नुकसान कम्युनिटी को होता है, और आपके इलाके को बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो नेगेटिव सोच हो जाती है उस इलाके की, और सब लोग उँगली उठाते हैं फिर, और फिर आप अलग-थलग पड़ जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने इश्यूज़ पर बीजेपी की जो ख़ामियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगी है, जिस तरह का नफ़रत का माहौल उन्होंने बनाया है, और मुल्क को वो पीछे ले जा रहे हैं, बेरोज़गारी है, उन सब चीज़ों को उजागर करना चाहिए। तो आवाम, मुझे लगता है, खूब बेदार हैं, सब जानते हैं किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। लिहाजा सियासी प्लेटफ़ॉर्म से उम्मीदवारों के ज़रिए अगर ये बात की जाएगी, तो इससे एक तो फ़िज़ा बहुत मुकद्दर होगी, और नफ़रत का एक माहौल पैदा होगा। जो नफ़रत का माहौल आहिस्ता-आहिस्ता 2024 के इलेक्शन के बाद काफ़ी कम हुआ है, उसको मुझे लगता है कि बढ़ावा मिलता है इन सब चीज़ों से। हमें खुद अब देखिए, यूपी का इलेक्शन हुआ, यूपी के इलेक्शन के अंदर आप देखिए किस खूबसूरती से यही मिल्लत के लोग थे, किस अंदाज़ से उन्होंने वोट डाला, किस अंदाज़ से जाके उन्होंने अपना जो पासा था पलट गया, और 240 पर रह गए मोदी, किस वजह से रहे? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिल्लत के तदब्बुर की वजह से। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में जहाँ अपना वोट डालना था, वहाँ वोट डाला है। इसको अगर बार-बार आप मुश्तहर करेंगे, माइक से ऐलान करेंगे, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, नुकसान ही होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। जो समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे इश्यूज़ कमज़ोर हैं, हमारी जो कारकर्दगी रही है वो कमज़ोर रही है। तो लिहाज़ा इसमें एक बहाना-सा समझिए, इसे बहाना है एक तरह का, उस बहाने को वो लेते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये माहौल इस वक़्त ओखला में बिल्कुल नहीं है। इस वक़्त माहौल दूसरे अंदाज़ का है इस ओखला के अंदर। वो खुद को जिताना चाहते हैं, अपने इश्यूज़ को जिताना चाहते हैं, अपने को ताकतवर बनाना चाहते हैं, किसी को कमज़ोर करना नहीं चाहते हैं। ठीक है,
हमारी जब ताकत आएगी, हमारे अंदर वो बेदारी पैदा होगी, तो ज़ाहिर बात है वो उस तरह की फस्ताई ताकतें जो इस मुल्क में नफ़रत पैदा कर रही हैं, खुद ब खुद हारेंगी। तो ये कोशिश तो हमारी ओखला ही में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की 70 सीटों पे होनी चाहिए। हुँ। मुसलमान सिर्फ़ यहाँ ही नहीं रहते हैं 4 या 5 सीटों पर। इस वक़्त तो मुसलमान पूरे दिल्ली के अंदर 70 सीटों पर, कहीं पर 20, कहीं 25, कहीं 30, 35 अच्छी बड़ी तादाद में रहते हैं, हर हर जगह रहते हैं। तो लिहाज़ा ये फ़िज़ा तो बनाना मुझे लगता है ठीक नहीं है और इस फ़िज़ा को कभी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि लोगों में वो तदब्बुर पैदा करना चाहिए वोटर के अंदर, उसको एजुकेट करना चाहिए कि असल वोट की जो कीमत है उसको पहचान कर वो कहाँ अपना वोट कास्ट करें। इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और अपने वोटर्स को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी कौन जीतेगा, कौन हार जाएगा। फिर आपके जो इश्यूज़ हैं वो जीतेंगे। आप जिस जो मंज़िल आप तय करना चाहते हैं उस मंज़िल तक पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक़्त तो अच्छी बात ये है कि जो अवाम बेदार हुआ है इस इलाके का, ओखला का ख़ास तौर से, उसने इन सब चीज़ों को नकार दिया है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो एक अपने एक ज़हन बनाया हुआ है उन्होंने कि यहाँ पर मिल्लत का भी सुरखरुई होगी और हमारे इश्यूज़ को भी हल करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लग इसी सवाल में अगर आप मुनासिब समझे तो इसका जवाब दें। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद वो कई बार उम्मीदवार उन्होंने उतारा, लेकिन इस इलेक्शन में शिफाउर रहमान को उन्होंने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। हम जामिया नगर के हवाले से बात कर रहे हैं और जामिया नगर कोऑर्डिनेशन के कमेटी के कन्वीनर होने के नाते और एक दानिश्वर की हैसियत से आपसे बात कर रहे हैं। इसलिए सवाल बनता है कि ओवैसी साहब के आने के बाद उन्होंने यहाँ पे काफ़ी वक़्त दिया। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, या नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस पर आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, मैं तो इसको ख़ैर मानता नहीं हूँ इस चीज़ को, ये तो गलत है किसी पर ये इल्ज़ाम लगा देना हुँ, कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। देखिए मोदी की सरकार जो मोदी जी की सरकार है वो 35-40% 50% तक कभी नहीं पहुँची है। बीजेपी जहाँ भी जीतती है 40%, 30-35%, 37% पे जीतती है। 69% 60 से अबव परसेंट वोट वोट जो है वो बढ़ जाता है। वो सब जगह चला जाता है। अच्छा जो बहुत सी नेशनल पार्टियाँ हैं, जो बड़ी पार्टियाँ हैं, जिनकी सरकारें रही हैं, वो भी तो चुनाव में हैं। यहाँ के चुनाव में तो बीएसपी भी है। बीएसपी से एमआईएम तो बीएसपी के सामने कोई बहुत छोटी हुँ। पार्टी है एक तरह से अगर आप देखें। उसका बेस तो बहुत बड़ा है, वो चीफ मिनिस्टर रही हैं। इसी तरह बहुत सी पार्टियाँ हैं, जो पार्टियाँ अपने लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं और वो सरकारें भी बना चुकी हैं। तो सिर्फ़ ओवैसी साहब के लिए ये कह देना कि वोट काटेंगे, ये मुझे लगता है कि कम अक़ली की बात है ये। ये कम अक़ली है कि जिसको आप अपनी ही ताकत को अपने ही उसको खुद ही आप एक इल्ज़ाम दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं कि उसको फ़ायदा होगा, इसको फ़ायदा होगा। इस तरह की बात मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने इश्यूज़ को सामने लाना चाहिए। उस इश्यूज़ पर अगर वो फिट बैठते हैं तो उन्हें वोट देंगे, अगर वो फिट नहीं बैठते हैं तो नहीं देंगे। अच्छा इससे पहले तो वो कभी असेंबली का इलेक्शन लड़े नहीं हैं, पहली मर्तबा है असेंबली का इलेक्शन जी, जी, जी। यहाँ एमआईएम लड़ रही है, उससे पहले तो वो काउंसिल के इलेक्शन में जी, रहे हैं जी। और काउंसलर का 2 मर्तबा उन्होंने इलेक्शन इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो लिहाज़ा ठीक है, उन्हें भी हक़ है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। बहुत सी पार्टियाँ तो अब नहीं हैं, वो तो 100 साल से ज़्यादा हुँ। पुरानी पार्टी है और उससे पहले भी उनका था और आज़ादी के बाद तो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई है। वो पार्टी हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, तो उनका अपना एक रोल है, उनकी एक अपनी सोच है, वो अपनी तरह चीज़ों को ला रहे हैं, सामने ला रहे हैं। तो ये तो अवाम के ऊपर है कि अवाम उसे किस अंदाज़ में देखते हैं। मैं उस अंदाज़ से नहीं देखता कि उनके आने से वोट कट जाएँगे। अच्छा ये बताइए जो आदमी अपनी पार्टी को उतारता है इलेक्शन में, उसका कैंडिडेट होता है तो वोट लेगा ना वो तो। अब उसे आप कटवा कह सकते हैं कि वोट कटवा है। जब तक वो दूसरे के वोट नहीं काटेंगे, जब तक जीतेंगे कैसे? जब तक वो पावर में कैसे आएँगे? तो लिहाज़ा अगर कांग्रेस पार्टी वोट लेकर आम आदमी को हरा सकती है, तो वोट कटवा वो हो गई फिर वहाँ कांग्रेस पार्टी। जहाँ आम आदमी पार्टी जीतती है कांग्रेस के मुकाबले में, वहाँ वोट कटवा कांग्रेस आम आदमी पार्टी हो गई या समाजवादी हो गई या बीएसपी हुँ। हो गई। तो ये बेमाने हैं सिर्फ़ हमारी एक ओवैसी साहब को कह देना या उस पार्टी को कह देना कि वोट कटवा है। ये मुझे लगता है कि दयानतदारी नहीं है, ईमानदारी से काम लोग नहीं लेते हैं। बल्कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से अज़बियत का शिकार हैं और ताज्जुब का शिकार हैं बल्कि, ताज्जुब का शिकार हैं और अपनी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसी बात कहते हैं। मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए।
पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिकल मैदान में सबको हक है आने का, और फिर आवाम को तय करने दीजिए। वो फ्री फेयर इलेक्शन होता है, ज़हनी तौर पर वो किस तरफ जाते हैं, किस तरफ नहीं जाते हैं, वो उन पर छोड़ देना चाहिए। इस वक्त ओखला के इलेक्शन को भी मैं समझता हूँ, मेरी अपील है कि जो हमारे दानिश्वर हैं या बुद्धिजीवी हैं, बहुत लोग निकल आते हैं इलेक्शन के वक्त। एक तो ये कि इलेक्शन के वक्त जो ये मौसमी मेंढक निकल कर आते हैं, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया कम्युनिटी को। मैं देखता हूँ 70-75 साल से जो इलेक्शन से 2 दिन पहले ऐलान करते हैं, 1 दिन पहले ऐलान करते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आपको इलेक्शन में आना है, इस फील्ड में आना है, डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना है, तो पूरे 5 साल लेना चाहिए आपको हिस्सा। आवाम के दुख और सुख में, दुख और दर्द में शामिल होना चाहिए, वहाँ के इलाके के मसाइल में शामिल होना चाहिए। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल में आपको पेश पेश रहना चाहिए, उन बुराइयों को दूर करना चाहिए जो फैल रही हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर अंदाज से वो कौम की खिदमत कर पाएंगे, इलाके की खिदमत कर पाएंगे। 2 दिन पहले आकर जहनों को ख़राब करना और जहनों को उनको परागंदा करना, मुझे लगता है ये अच्छा रोल नहीं है। इससे बाज आना चाहिए। ख़ास तौर से हमारे दानिशवरान को तो चाहिए ही चाहिए कि वो इस तरह से इलेक्शन से 2 दिन पहले आकर इलेक्शन को ख़राब करें या इलेक्शन बनाएं, या जिसकी हवा चल रही है उस तरफ चले जाएं, तो वो कोई बहुत उनका किरदार कोई मिसाली किरदार फिर वो नहीं है उनका, बल्कि इब्नुल वक्ती है एक तरह से। तो लिहाजा मुझे लगता है इससे बाज आना चाहिए हमारे लोगों को, हमारी तंजीमों को। उसका बड़ा नुकसान होता है, उसका बड़ा नेगेटिव असर जाता है पूरे मुल्क में। लोग फतवा कहने लगते हैं कि फतवा दे दिया, आज फतवा आ गया। तो लिहाजा इलेक्शन है, इलेक्शन में कोई फतवा नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। ये तो फ्री फेयर इलेक्शन है। फिर आप इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाते हैं कि वो बायस्ड है, हम भी कहते हैं कि बायस्ड है। तो फिर आप भी बायस्ड हैं कि जब इलेक्शन से 2 दिन पहले आप एकदम कूदते हैं और कहते हैं फलां को वोट दे दीजिए, जबकि आपका कोई तजर्बा नहीं होता, पूरे इलाके की आपको नब्स का पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और आवाम को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं इस मुल्क के अंदर, जब जब हमने आवाम को आज़ाद किया है और मिल्लत के लोगों की सोच को आज़ाद किया है, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, बहुत ही अच्छे फ़ैसले किए हैं। तो मुझे लगता है इस मर्तबा भी यही होने जा रहा है कि आवाम खुद बहुत अच्छा फ़ैसला करेगी इंशाल्लाह। उसके आखिर अंदर आखिर में आपने दानिशवरों से अपील की है, अवाम से क्या अपील करेंगे और ख़ास तौर पर दिल्ली के मुसलमानों से क्या अपील देखिए, करेंगे? मेरी मुसलमानों से, दिल्ली के मुसलमानों से और आवाम से यही अपील है कि तो ये कि भाईचारे के साथ वोट का इस्तेमाल करें। ये कोई महाज़ाराई नहीं है, जंग का मैदान नहीं है। ये इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है। चुनकर जो लोग जाएंगे वो आपके लिए बेहतर से बेहतर हों, अच्छे से अच्छे हों, आपके इलाके की फलाह बहबूद कर सकें। उनकी पार्टी ऐसी हो जो आपके इलाके की तरफ सोच रखती हो, नेगलेक्ट ना करती हो, इलाके की तरफ उसकी नज़र हो, तरक्की की तरफ नज़र हो, और आपके मसाइल पर वो आपके साथ खड़ी रहती हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आवाम को चुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी सरकार बने, अच्छे नुमाइंदे आएँ। अच्छे नुमाइंदे का होना बहुत ज़रूरी है इलाके के लिए। काम करने वाले नुमाइंदे का होना बहुत ज़रूरी है इलाके के लिए। लिहाजा इलाके में अगर आप किसी गलत आदमी को चुन देते हैं, और पार्टी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो उसकी, लेकिन उसके असरात नज़र आते हैं फिर उस इलाके के अंदर। जो उसकी बदहाली होती है वो ज़बान अपने मुंह से बोलती है कि किस तरह उस नुमाइंदे ने उसकी कारकर्दगी रही है। तो मेरी अपील यही है कि अच्छे नुमाइंदों को चुनें, अच्छे नुमाइंदे लाएं। आपके नुमाइंदे ही आपकी तरक्की करा सकते हैं, इलाके की आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, और इसलिए अच्छे नुमाइंदों को चुनें। मेरा तो यही है। जी, बहुत शुक्रिया। तो इरफ़ानुल्लाह ख़ान साहब की एक आवाज़ है, दानिश्वर हैं और आपकी जब भी बात करते हैं, तो बहुत सोच समझ कर और मिल्लत के मफ़ाद को सामने रखते हुए ही कोई बात करते हैं। आपने जो भी अपील की, वो आपने सुना और इरफ़ानुल्लाह ख़ान साहब जैसी शख्सियत का सियासत में होना भी ज़रूरी है। मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।